मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम रस सिद्धांत में रस निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में जो रस है वह मूल आधार माना जाता है और भारतीय काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति का विवेचन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। रस निष्पत्ति के प्रथम जो आख्याता हैं वह भरत मुनि हैं और उनका मत है विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द हैं वो विवादास्पद हैं और इन्हीं के बारे में जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। भरत की जो व्याख्या है उस व्याख्या में विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग या संसर्ग होने से रस की सिद्धि माना जाता है। तो निष्पत्ति का जो शब्दार्थ है वह प्रकाशन, उत्पत्ति, पूर्णता अथवा परिपक्वता का माना जाता है। इस प्रकार से भरत ने रस का जो सूत्र दिया है, रस सूत्र दिया है, उसके बारे में परवर्ती विद्वानों की व्याख्याएं होती हैं। भरत मुनि ने स्वयं भी इसकी व्याख्या की है और निष्पत्ति का नाट्य या काव्य रस के संदर्भ में जो अर्थ लिया है उन्होंने वह निश्चेष रूप से सिद्धि प्राप्त करना अर्थात सिद्धि माना है। विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग या संसर्ग होने से रस की सिद्धि होती है, यह उन्होंने माना है। और यहाँ सिद्धि का अर्थ अभाव में भाव की कल्पना न मान करके निर्मिति को माना है। रस सूत्र के जो अगले व्याख्याकार हैं उनका नाम भट्ट लोलट है और उनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि विभावों अर्थात ललना आदि आलम्बन और उद्दान आदि उद्दीपन कारणों से रति आदि का भाव अर्थात स्थायी भाव उत्पन्न होता है और रति आदि की उत्पत्ति के जो कार्यभूत कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि अनुभावों से प्रतीति के योग्य किया गया और सहकारी रूप, निर्वेद आदि व्यवचारी भावों से पुष्ट किया गया, मुख्य रूप से अनुकार्य रूप राम आदि में और उनके स्वरूप के अनुसंधान से नट में प्रतीयमान अर्थात उत्पन्न रति आदि स्थायी भाव ही रस हो जाता है। तो इन्होंने माना है कि जो स्थायी भाव होता है वह विभाव और अनुभाव और व्यवचारी के संयोग से रस की इस उत्पत्ति करता है। तो इसलिए इनका जो वाद है, मत है, वह उत्पत्तिवाद माना जाता है। इस मत में दो शब्दों की जो व्याख्या है वह है अनुसंधान और प्रतीयमान। संस्कृत आचार्यों के आधार पर इसके तीन अर्थ किए गए हैं अनुसंधान के, एक तो आरोप, दूसरा अभिमान और तीसरा योजन। आरोप का अर्थ है नट का अपने में राम आदि का आरोप और अभिमान का अर्थ है नट का उस समय के लिए अपने को राम आदि समझना और योजन का अर्थ है नट का यह समझना कि पहले जो मैं नट था वही अब मैं राम हूँ। और स्थूलतः इन्हीं अर्थों में विशेष भेद नहीं है, ये तीनों शब्द तादात्म्य के मात्रा भेद के ही द्योतक हैं। तो भट्टलोलट ने माना है कि रस मूलतः तो अनुकार्य अर्थात राम आदि में ही रहता है और अनुकर्ता जो उसका नट है, जो उसको नाटक को खेलता है, उसका पात्र का अनुसरण करता है, वह स्वयं पर आरोप करके जो मूल भाव है, मूल पात्र है उसके भावों का अभिनय करता है। सामाजिक भी अनुकर्ता पर अर्थात जो नाटक करने वाला है या जो अभिनेता है उस पर अनुकार्य का आरोप करता है कि उसे राम ही समझ लेता है और उसके अभिनय के कारण चमत्कृत होकर के रस प्राप्त करता है। इसलिए इसके भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद माना जाता है। अगले जो व्याख्याकार हैं रस निष्पत्ति के वो या रस सूत्र के वो संकोक हैं और इनका जो मत है वह अनुमितिवाद माना जाता है। तो भट्टलोलट की भांति संकोक का भी कोई
ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और इनके मत को जानने का आधार आचार्य अभिनवगुप्त और मम्मट द्वारा जो उद्धरण दिए गए हैं अपने ग्रंथों में वही माने जाते हैं। तो इन्होंने माना है शंकुक ने कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से गम्य गमक अर्थात अनुमापक भाव से रस की अनुमति होती है। तो अनुमान उन्होंने जोड़ दिया है शंकुक ने कि जो नायक है या मूल पात्र है उसका अनुमान किया जाता है और अनुमान के आधार पर ही रस की निष्पत्ति होती है अनुकर्ता में, जो उस मूल पात्र का अनुकरण कर रहा है, अनुकर्ता है। तो इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का अभिनय अनुकर्ता इतनी कुशलता से करता है कि वे है कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम जैसे प्रतीत नहीं होते हैं और वास्तविक जान पड़ते हैं। सामाजिक या सहृदय होता है वह इन्हीं अभिनयों के कारण उसमें वास्तविक स्थायी भाव का अनुमान कर लेते हैं और पूर्वानुभव के संस्कारों के कारण सामाजिक के मन में यही स्थायी भाव का अनुमान रस बन जाता है। तो इसमें इन्होंने सामाजिक को भी लिया है शंकुक ने, और उन्होंने माना है कि जो संस्कार होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक सामाजिक में, वह उन संस्कारों के वशात जो अनुकरण करता है मूल पात्र का, उसको ही वास्तविक पात्र समझ करके और अनुमान कर लेता है और रस की अनुभूति कर लेता है। इस प्रकार से शंकुक के मत को हम अनुमितिवाद कह सकते हैं, जिसको संक्षेप में कहा जा सकता है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से गम्य गमक अथवा अनुमाप्य अनुमापक भाव से रस की अनुमिति होती है। इसमें अनुमान की प्रधानता मानी जाती है। अगले व्याख्याकार भट्टनायक हैं और भट्टनायक का जो मत है वह भुक्तिवाद माना जाता है। इन्होंने जो संयोग का अर्थ किया है रस निष्पत्ति सूत्र में वह भोज्य भोजक भाव का किया है और निष्पत्ति का जो अर्थ किया है वह भुक्ति का किया है। इसलिए इनके मत को हम भुक्तिवाद के नाम से जानते हैं। इनके मत का जो सारांश है या इन्होंने जो कहा है वो है कि न तटस्थ, नटगत या अनुकार्यगत और न स्वगत रूप से रस की प्रतीति, उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। यह अभिव्यक्ति काव्य और नाटक में अविधा के द्वितीय अर्थात तुरंत बाद में होने वाले विभावाद के साधारणीकरण रूप भावकत्व नामक व्यापार से भाव्यमान साधारणीकृत स्थायी भाव सत्व के उद्रेक से प्रकाश और आनंद में संवित विश्रांति या आत्मास्वाद या ब्रह्मास्वाद के समान भोग से अर्थात भोजकत्व व्यापार के द्वारा आस्वादित किया जाता है। तो इन्होंने यह माना है कि भोजकत्व व्यापार के द्वारा जो भाव है उसका रस रूप में परिणत होता है और सामाजिक है साधारणीकरण के द्वारा उसका भोग करता है या उसकी भुक्ति करता है। इसलिए इनके मत को भुक्तिवाद माना है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से भोज्य भोजक भाव से रस की भुक्ति होती है। तो इसमें भोज्य और भोजक ये है महत्वपूर्ण चीज़ या महत्वपूर्ण शब्द भट्टनायक के मत में आते हैं। अब भट्टनायक के मत की जिन विशेषताएं हैं उनको हम सामान्यतः समझ सकते हैं कि रस आस्वाद के स्वरूप की जो तात्विक विवेचना की है उन्होंने भट्टनायक ने ही की है। इनके मत का जो उपलब्ध है या उपलब्धि जिसे हम मान सकते हैं वह साधारणीकरण सिद्धांत है, अर्थात सामाजिक है, सहृदय है, उसका साधारणीकरण हो जाता है और जो मूल भाव हैं अनुकार्य के और मूल पात्र के वह साधारणीकरण की स्थिति में सहृदय तक पहुंचते हैं और सहृदय के हृदय में रस की भुक्ति या रस का भोग होता है। इनके इस प्रकार से भट्टनायक का जो मत है वह भी साधारणीकरण के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले जो आचार्य हैं रस सिद्धांत के या रस निष्पत्ति के व्याख्याकार वो अभिनवगुप्त हैं और उनका मत अभिव्यक्ति वाद नाम से जाना जाता है। इन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से व्यंग व्यंजक भाव से रस की अभिव्यक्ति होती है इस प्रकार से कहा है। और अभिव्यक्ति शब्द वास्तविकता से अधिक निकट प्रतीत होता है क्योंकि समूचे काव्य का व्यापार कलात्मक
कार्य की अभिव्यक्ति माना जाता है। तो इन्होंने कहा है भरत के रस सूत्र के बारे में कि जब नाटक अथवा काव्य के उपकरणों का साधारणीकरण होकर देश काल स्व पर व्यक्ति राग द्वेष आदि की चेतना से मुक्त होकर के रति आदि भाव आस्वाद्य अथवा सुखमय प्रतीति के साधन बन जाते हैं, यह आस्वाद्य भाव और उसकी सुखमय प्रतीति ही रस है। तो इसमें जो स्थायी भाव हैं उनका साधारणीकरण हो जाता है, वो किसी विशेष पात्र आदि के ना रह करके सामान्य जन के भाव हो जाते हैं और उनको देख करके नाट्य में या काव्य में पढ़ करके और सहृदय है वह उनको अपने भाव और समझता है और उस रस का आस्वाद करता है जो उस नाटक में दिखाए जा रहे हैं या फिर किसी काव्य में वर्णित किए जा रहे हैं। तो अभिनव गुप्त के मत की जो विशेषताएं हैं हम उनको देख सकते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक में रस की निर्भांत शब्दों में स्वीकृति, अर्थात इन्होंने माना है कि जो रस प्राप्त होता है वो सामाजिक या सहृदय के लिए ही प्राप्त होता है। रस आस्वाद की आनंदमयता का बीज वपन भट्टनायक ने कर दिया था सामाजिक के द्वारा, और इस मंतव्य को पूर्णता और प्रामाणिकता के साथ अभिनव गुप्त ने ही प्रस्तुत किया कि सामाजिक महत्वपूर्ण होता है। रस की कड़ी में रस का भोक्ता सामाजिक ही होता है। अभिनव गुप्त मूलतः व्यक्तिवादी हैं, पर इन्होंने रस चक्र की पूर्णता सामूहिक रस चेतना में ही सिद्ध की है, अर्थात इन्होंने समष्टिगत रस की प्रकल्पना पर ही बल दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति के जो सूत्र है उस सूत्र के व्याख्याकार हैं चारों, और उन्होंने अपने मत से किसी ने आरोप के द्वारा, किसी ने भुक्ति माना है, किसी ने आरोप माना है, किसी ने अनुमिति माना है, और अभिनव गुप्त ने इसको अभिव्यक्ति माना है। और अभिव्यक्ति शब्द है वह वास्तविकता के अधिक निकट प्रतीत होता है, क्योंकि समूचे काव्य का व्यापार कलात्मक कार्य अभिव्यक्त माना जाता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने रस निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।